से आपने ना क्वेश्चन को टाइम के अंदर। तो गाइस, आवाज क्लियर है मेरी अब? गाइस, आवाज अब क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो गाइस मेरा कहने का मतलब यही था कि ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ना सवाल को समझना है। सवाल है क्या? क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो या कोई भी आपका पेपर हो, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपके लिए इशू क्रिएट ही होते रहेंगे। तो आप सब ने ना पहले सवाल को समझना है अच्छे से करके, कि सवाल में पहले आता क्या है, सवाल में है क्या, सवाल कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पर सवाल है कि हाउ फार द नेचर ऑफ द सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप हैज चेंज अंडर द वेरियस अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसे इवोल्यूट करना है। अब जो 73 का आइन है, उस मतलब उसकी नेचर क्या है, ठीक है। पहले तो उसकी नेचर है क्या, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसे हमने इवोल्यूट करना है। सेंटर रिलेशनशिप पहले है किस तरह से है, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट होती है पैराग्राफ, वो तो शायद आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखना है कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप अंडर द जो 73 का, उसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट में तो आपका फ्यूचर लिस्ट आ जाती है, फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कंसर्न लिस्ट आ जाता है, फिर प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये तीन हमारी ना, तीन पे डिपेंडेंट है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो, मतलब कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप जो है, वो तीन स्टेप पे मुश्तमिल। एक सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट है, उनके अलावा प्रोविंशियल और सेंट्रल, इसके अलावा, ठीक है। उसके अलावा जो सवाल का जो तीसरा मकसद है कि भाई सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अमेंडमेंट। अब जब अमेंडमेंट हो गई थी ना, जब 73 में जो अमेंडमेंट हो गई थी, 18 अमेंडमेंट आप कह सकते हैं, तो उसके बाद कौन कौन सी चेंजेस आई थी रिलेशनशिप में, कौन से पावर आगे पीछे हुए थे, किस पावर में क्या क्या आया था, किस पावर में क्या क्या नहीं आया था, ये हमने देखना है यहाँ पर। हमने क्या देखना है कि पावर में क्या क्या चीजें आ रही है और कौन कौन पावर में चीजें चेंज हुई हैं, हमने वो देखनी है यहाँ पर। तो अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, फेडरल फेडरल आ जाती है, ठीक है। उसका प्रोविंशियल एब्रोगेशन ऑफ द करंट लिस्ट जो है, ठीक है। और मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस, इंडिपेंडेंस इन एजुकेशनल, हेल्थ एंड इकोनॉमिकल। उनके अलावा क्या है, इकोनॉमिकल, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब मतलब जब ना एक्चुअली अमेंडमेंट आगे, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसमें फर्स्ट जो सबसे बड़ी चेंजेस ये थी कि प्रोविंस ने मतलब जैसे बजट हो, या उनके अलावा जो उनकी वहाँ पर ट्रेड सिस्टम है प्रोविंस का, या जो आप ये कह सकते हैं जो इकोनॉमिकल टैक्स कलेक्शन, जो वो सब ने सुबह नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसी से वो बजट उन्होंने बनानी है, बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसमें हेल्थ का उन्होंने अलग सा सिस्टम रखना है, एजुकेशन का अलग से, और इकोनॉमी पॉलिसी। अब एजुकेशन, इकोनॉमी पॉलिसी और जो हेल्थ है, इनको उन्होंने कुछ हद तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाता है, और कुछ आपके प्रोविंस में आ जाता है। जैसे ये आप फार्मिसा, आप मिसाल के तौर लें कि आपकी जैसे मेयो हॉस्पिटल है, अभी एक गवर्नमेंट पंजाब भी संभाल लेती है, साथ साथ इससे फेडरल गवर्नमेंट की एड वगैरह आ जाती है। ये जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम है, अब हायर एजुकेशन में जो सारे वो सिस्टम होता है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। और प्रोविंशियल में जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही संभाल लेती है। देन उसके बाद क्या है, प्रोविजंस ऑफ द प्रोविंशियल क्लाइमेट सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा जो सूबों के जो अपने मतलब के वो क्या कहते हैं पॉलिसीज हैं, वो क्या क्या हैं, और उनमें हमें किस तरह से देखना है। देन हमने कंक्लूजन लिखना है इसी सवाल का। मतलब देखो ना, वही बात है, आपने पहले ना सवाल को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। पहले अपने सवाल को क्लियरली समझना है कि सवाल कहना क्या चाहता है। उसके अलावा दूसरा दूसरा सवाल है कि व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस are the being faced by the Pakistan? What recommendations do you suggest to the deal with these issues? मतलब कि अब देखो सवाल, यहाँ भी सवाल वही आ गया कि पहले तो आपने ना मतलब कि समझना है उसी सवाल को ना, कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के चैलेंजेस पहले तो हैं कौन कौन से। मतलब कि जो मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, वो कौन कौन से हैं, और किन किन मतलब के ना उन चैलेंजेस को फेस कर रहा है पाकिस्तान करंटली, ठीक है। सही है। उसके अलावा आप रिकमेंडेशन क्या दे सकते, सजेशन आप क्या दे सकते हैं उन इश्यूज से रिलेटेड। ये सवाल आपने पढ़ा है गाइस?
यहाँ पर जो मैंने आपको ये सब क्वेश्चन नंबर 4 आपने मैंने स्क्रीन पे शो किया हुआ है। असद रजा या बतूल या हानिया जवेरिया जो सारे यहाँ पर हैं, आपने सवाल को समझा है? गाइस, ये जो मैं आपको सवाल है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस आर द बीइंग फेस्ड बाय द पाकिस्तान, व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू सजेस्ट टू द डील विद दीस इश्यूज। तो रजा, असद रजा, पहले देखो ना, मैंने आपको ना बार बार सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप ना पहले सवाल को समझें। जब आप सवाल को ना मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं सवाल में मुझे लिखना क्या है और उसमें मुझे क्या क्या बताना है, तो फिर आपकी ना मतलब कि आपकी क्या कहते हैं 40-60% आपकी माइंड क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें अब क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, फिर हमें वो बताना होता है। अब जैसे यहाँ के सवाल के तीन मतलब के ना वो हैं पॉइंट्स। फर्स्ट के भाई हमने आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं कौन कौन से जो फेस करा है। उसके अलावा हम रिकमेंडेशन कौन सी देंगे जो वो डील कर सके इशू के साथ। तो उसी में क्या आएगा, पहली जो उसकी आएगी ना पॉइंट, वो आपकी आएगी इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन हम पहले ना उसको सारा आप बताएंगे जो हम सवाल में लिखना चाहेंगे ना, हमने इंट्रोडक्शन में भी वही बताना है। ये नहीं ऐसे की तरह कि नहीं पहले हमने सारा सब कुछ बताना है इंट्रोडक्शन में, देन फिर हम पैराग्राफ बताएंगे, नहीं। जब आप सवाल लिखेंगे तो सवाल में आपने सारी चीजों को बताना होता है। सवाल में आपने सारी चीजों को बताना होता है। जब आप ना 20 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो जो आप पूरे पेपर में बताते हैं ना, जो आप पूरे पेपर में डिस्कस करते हैं, आपने वही बताना होता है इंट्रोडक्शन में भी। ये नहीं कि आप उसमें जनरल बात करके और फिर क्या कहना मैं नेक्स्ट पैराग्राफ बनाऊंगा तो उसमें मुझे बताना है अलग से, नहीं। इंट्रोडक्शन ही आपका पेपर में, क्योंकि आपका 20 नंबर का सवाल होता है, तो सर उसमें आपने हर एक चीज को देखना होता है, हर एक बात को देखना होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हमने पहले सवाल को आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस पहले तो है कौन कौन सी पाकिस्तान में, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं आपका अपना रिकमेंडेशन किस तरह से देंगे, डील करेंगे। तो पहले तो हमने देखो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने वही बात की कि मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को है कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर मोर एंड सेव लेस। मतलब कि ये क्या मतलब कि जितना हमारे पास है उतना हम रखते नहीं है और हम सेव नहीं करते, ठीक है। इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट लेस, ठीक है, हमने ये करनी चैलेंजेस पाकिस्तान में ये है। उसके अलावा शेयर इन द यूज ऑफ द वर्ड ट्रेड, और जो हमने जो वर्ड के साथ शेयर करते हैं ट्रेड, वो भी बहुत कम ही है हमारा, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस इज हाई। और क्या कहते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 5, ये लैक ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब कि ना हमारे किसी कंट्री के साथ अच्छी सी कोई कनेक्टिविटी है नहीं, ये कैसा रिलेशनशिप है नहीं कि वो हमें अच्छे से ब्रीफ करें या वो अच्छे से हमें बताए, ये चीज हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीजें हम ना इकोनॉमिक चैलेंजेस में ये चीजें आ रही और भी हैं, लेकिन जो मेजर चैलेंजेस है ना पाकिस्तान को, वो करंटली ये हैं। बाकी कुछ ऐसी पॉइंट है वो भी हम इसमें ना ऐड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई पॉइंट ऐसी है तो वो बता सकते हैं यहाँ पर। फहीम, राबिया, आपके जहन में कोई ऐसी पॉइंट है जो आप बताना चाहेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन कौन से इसके अलावा। उमेर, आपके पास ऐसी कोई पॉइंट है, या फहीम? अरसलान, आप बताएं, ऐसा कोई है पॉइंट जो आप। नहीं, मेरे जहन में तो ऐसी कोई पॉइंट नहीं है। चलिए, इसमें ना एक और वो ये कि आप ये कह सकते हैं कि लेक ऑफ पेमेंट इशू बहुत बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, पेमेंट डील नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं डॉलर क्राइसिस भी बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट है ना इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से, ठीक है। और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये तो देखो हमारे चैलेंजेस हो गए, ठीक है। सवाल का एक हिस्सा यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। उसके अलावा सजेशन रिकमेंडेशन हमने कौन कौन सी देनी है, ठीक है। सजेशन हमने कौन कौन देनी, सजेशन ये देंगे चेंज इंटरनेशनल, और क्या कहते हैं जो उनकी है साइकी है, या कह सकते हैं जो हमें चैलेंजेस है वो कौन कौन से, और उनका माइंडसेट हमने करना है। जो नेशनल हमारी साइकी है ना वो, और उनका माइंडसेट करना है, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। हमने उसकी ना अच्छी सी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। गवर्नर्स, जो गुड गवर्नर्स है उनको बड़ा हमें अच्छे से उनको उनकी पॉलिसीज को ठीक करना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमने बहुत ठीक करना है। डिवोल्यूशन ऑफ डी कंस्ट्रक्शन को भी ठीक करना है हमने। सेंट्रलाइजेशन को भी हमने ठीक करना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पर है, आप ये कर सकते हैं क्या कि जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको हमने बेहतर करना है, या जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज हैं उनको, और मोर देन, मतलब ये कह सकते हैं आपके मोर देन बेटर रिलेशनशिप, रीजनल रीजनल कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, या रीजनल चैलेंजेस, या रीजनल कंट्री के साथ, नेबरहुड के साथ हमने मोर देन बेटर हमने वो कनेक्टिविटी करनी है। देन हमारा यहाँ पर ना कंक्लूजन आ जाएगा। अब इसी सवाल में आपकी कोई क्यूरीज है या कोई आपको बात समझ में ना आए फाइम, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। या उमेर, आपको कोई सवाल है यहाँ पर? हाँ, ये चीज भी हम ना ऐड कर सकते हैं, सीमा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ये कर सकते हैं बिल्कुल। इनको ना ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर। हम बड़ा अच्छा सा ना, ये जो आपने दो तीन पॉइंट बताए सीमा, ये बहुत अच्छी सी पॉइंट है। पॉपुलेशन हमने मतलब कि उन्हें उनमें कम करनी, एजुकेशन, वुमेन फॉर एजुकेशन, उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि वुमेन्स भी ना इकोनॉमी पावर, इकोनॉमी चैलेंजेस को बड़े अच्छे से फेस कर सकते, चैलेंजेस को बड़ा अच्छी सी वो एडवाइस दे सकती है हमें। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। और इनके अलावा कोई आपके पास जहन में कोई पॉइंट है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, डील लिखते देखो ना, ये जो आज जो हानिया, जो आज का जो ये जो पेप, ये जो ना लेक्चर है ना, इसका मकसद यही है कि जो आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे को मसला ये होता है कि हमें ना सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना। पहले तो मैंने लेक्चर्स की मैंने करवाया कि नोट्स किस तरह से बनाने, नोट्स मेकिंग, और पाकिस्तान अफेयर से कौन कौन हमें सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्कस करना है। उनके अलावा फिर नोट्स किस तरह मेकिंग करनी है, करंट अफेयर्स के टॉपिक हमें कौन कौन से करने हैं, वो सारी चीजें ना ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है। अगर आप वो लेक्चर्स लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जो आज का जो लेक्चर है इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर किसी का और कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो। वहीं आपका कोई सवाल है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल है ना, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, एक्सपर्ट लाइक इन एटॉमिक बम कमेंट। अब ये ना, ये सवाल तो वैसे काफी मतलब पास पेपर में भी आया हुआ है, या ऐसा कोई ऐसे का टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी देखो, एक बहुत उसने ना एक कमेंट पूछा। अब देखो कुछ ना मतलब के सवाल की पॉइंट, कमेंट, इवोलेट, डिस्कस या रिकमेंडेशन से। अब डिस्कस मीन्स ने जो आपने टॉपिक को समझना है ना, उसके बारे में आपने दो दो स्टैंड लेने हैं, ठीक है, डिस्कस के हवाले से, कि इससे पहले क्या इश्यूज थे, अब क्या है। कमेंट मीन्स के आपने सजेशन भी देनी है उसी में, और उसको किस तरह से कम करना है। कमेंट का मतलब यही होता है। अब हम ना इस चीज को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या सवाल था कि द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इन पाकिस्तान, एक्सपर्ट लाइक द एटॉमिक बम। अब इसमें भी ये देखो ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट हमें उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, हमें पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान में किस तरह से कैसे हो रही है। उसके अलावा जैसे सवाल की जो मेन पॉइंट है वो, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान लाइक एटम पब्लिक, वाई, मतलब वो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है। नाइदर देन एसेट। अब उसमें क्या है देखो, इन इग्नोरिंग पॉपुलेशन इट लिबर्टी रदर देन एन एसेट, एक ये पॉइंट होगी, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन ने, पाकिस्तान स्पेंड लिटिल ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट, पाकिस्तान बहुत कम, मतलब के ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम काम कर रहा है, ठीक है। उनके जॉबलेस इन अदर रीजंस, जॉबलेस बहुत ज्यादा बड़ा मसला है पाकिस्तान, जॉबलेस बहुत ज्यादा, और लेक ऑफ बिजनेस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत ही कम है। अब देखो देखो सवाल को आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो जाहिर सी बात है आपको क्लियरली चीजें नजर आएंगी आपको।
हाँ बिल्कुल, ये अर्लियर मैरिज, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी बहुत आपने एक अच्छी पॉइंट बताई। ये भी हम अच्छी से इसमें ऐड कर सकते हैं। और कोई अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है तो वो भी आप बता सकती हैं। और आप आपके जहन में कोई पॉइंट है यहाँ पर? नहीं सर। जी। नहीं सर, मुझे नहीं है कोई पॉइंट ध्यान में। अब देखो ना, मैंने वही बात की, देखो जब आप ना सवाल को आप जब क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आपको देखो सारी चीजें नजर क्लियरली आ जाती है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और जब मैंने आपको बार बार भी यही कहता हूँ, जब हम टॉपिक बनाए ना, तो टॉपिक आप हर एंगल को देखा करें। फिर आपका कोई सवाल हो, कोई एक, अब ये सजेशन वे फॉरवर्ड। अब मैंने वही बात की, जहाँ कमेंट आती है वहां पर सजेशन आती है, एजुकेशन एवरी चाइल्ड, ठीक है, स्टेब्लिश जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग इनरोलमेंट इन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ, नो नेशनल फैमिली पॉलिसी, मतलब कि फैमिली सजेशन में हमने नेशनल, क्या नेशनल फैमिली पॉलिसी क्या कहते हैं, पॉलिसी की भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और वुमेन्स के लिए तो ना, मतलब कोई कोई एजुकेशनल अलग से पर्पस होना चाहिए, एजुकेशनल, ठीक है, प्रमोट किया जाए ताकि उनकी ना हर एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ पे सेमिनार होनी चाहिए सजेशन के लिए, और सजेशन के हेल्थ हेल्थ इश्यूज पे जो हो रहे हैं वुमेन्स को, मतलब कि जो मैरिज अर्लियर मैरिज के हिसाब से, वो भी उन पर एक मतलब ना सेमिनार होना चाहिए। अवेयरनेस अवेयरनेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह कम करना है, इस पर हमें एक सेमिनार देना चाहिए, ये भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। सब चाय पीना था। जी। हाँ राबा इकबाल, ये भी आपने बड़ी अच्छी पॉइंट बताई, फैकल्टी हेल्थ सेफ्टी एंड अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी आपने बहुत अच्छा, ये भी आप सजेशन में ऐड कर सकते हैं पॉइंट, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं तब तक। इन सवालों को बाद में आपने ना, मतलब कि वो शेयर आउटलाइन बनाकर आपने शेयर भी करनी है। दूसरा है, व्हाट आर द मेन causes ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, व्हाट मेजर्स डू यू रिकमेंड टू द एड्रेस इट। अब देखो यहाँ भी कि पहले हमें ना सवाल को आइडेंटिफाई करना है कि पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस के, मतलब पाकिस्तान में जो का मेन काजेस कौन से एनर्जी क्राइसिस के, ठीक है। पहले तो हमने वो देखना है कि पहले तो हमने एनर्जी क्राइसिस है क्या, हमने थोड़ा वो बता दिया। फिर जो मेन काजेस हैं, हमने वो आइडेंटिफाई करने के मेन काजेस कौन कौन से एनर्जी क्राइसिस के। आप में से कोई बता सकता है कि पाकिस्तान के मेन क्राइसिस कौन कौन से हैं यहाँ पर, एनर्जी क्राइसिस? फहीम। यार हाँ फाला नहीं करना तो बड़ा मामा हम दे दो वापस। माइक काइंडली आप ना म्यूट कर दें। बात की ठीक है, वाटर इशू, बिल्कुल ठीक है। इनके अलावा कोई और बताए? नसीम आप बता देंगे पाकिस्तान में मेन क्लासेस कौन सा एनर्जी क्लासेस के वजह से। नो प्रॉपर डैम, वेल्डन मौसम, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। इनके अलावा मिसमैनेजमेंट, ठीक है बिल्कुल। लो सप्लाई फॉर गैस, चलो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। वेल्डन वेल्डन। और कोई आप देखें, नसीम आप बताएं, या कोई यहाँ पर हानिया आप भी बता लें, कोई जो जो आपके जहन में आइडिया आ रहे हैं। अमीन आप ही बता दें कौन कौन मेन काजेस हैं। बतूल आप बताएं, यहाँ पर चुप ना बैठे, डिस्कस करेंगे तो आपको ना इजी होगी, आसानी होगी सवाल को समझने के लिए। मामू हाँ जी। तो ठीक है। आंटी केवल बिरयानी की कितनी आनी है आंटी? आंटी नो। चलो वेल डन ही है। चलो अब हम ना सवाल को आते हैं। अब एनर्जी क्राइसिस, फर्स्ट पे क्या है, काजेज ऑफ एनर्जी हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। उसमें क्या है, फेलियर ऑफ द लीस्ट रीजन्स इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी,
एक तो ये है अंडर इंटेलिजेंस ऑफ द एक्सिस्टिंग जनरेटिंग, ठीक है, कैपेसिटी जो हमारी बहुत कम है इन विंटर। और सर्कुलर डिबेट बड़ा है जो 100 बिलियन तक आ गया, ठीक है। और लाइन लूसिस 20% पाकिस्तान काउंटर पार्ट टू द 8 to 10% इन द अदर कंट्री। लार्ज स्केल ऑफ द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि वो चोरी बहुत ज्यादा हो रही है हमारी, ठीक है, लार्ज स्केल पे बिजली तो एक, ठीक है। उसके अलावा कोई हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है ही नहीं, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ एनर्जी, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया आपका। इफेक्ट ऑफ एनर्जी क्रैश है, रूटीन डेली बेस पे जो जो मतलब कि डेली बेसिस पे जो हमारी लाइफ, रूटीन लाइफ, ठीक है, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, नेशनल ग्रोथ हो गई। इनके अलावा हम आगे आते हैं, रेनी डेड मैयर्स, ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्शंस, जैसे कालाबाद डैम हो गया, पाशा डैम, या इनके अलावा गैस एक्सप्लोरेशंस, कोल प्रोजेक्ट। मारे आप ना ये माइक ऑफ कर दें यार, काइंडली अपनी वीडियो। मैं ऐसे ही करता हूँ, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना ग्रुप में। ये ना यार, आप माइक तो आप सबकी ना म्यूट कर दें, एक सेकंड। चलिए, उसके अलावा हम नीचे आगे आते हैं सवाल की एंड की तरफ से, ठीक है। वे अब देखो सजेशन में मैं क्या कहा, मतलब कि विंड एनर्जी, ठीक है, और सोलर एनर्जी लगानी चाहिए, ठीक है। कोल प्रोजेक्ट हमें अच्छे से करना चाहिए, गैस एक्सप्लोरेशन ज्यादा करनी चाहिए हमें, ठीक है। और देन हमारा आ गया कंक्लूजन। इसके अलावा हम दूसरे किसी सवाल पे आ जाते हैं जो आपको ना वो अच्छे से आता है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, ये भी वेल एंड गुड है। तब तक ना हमें किसी दूसरे सवाल पे आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा हो। अच्छा, अब एक और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑफ प्रॉक्सी वार एंड आर देयर आर एक्सटेंडिंग फैक्टर्स एट द प्ले इन द इंटरनल सिक्योरिटी का सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान। अब पहली सबसे बात वही है कि हमने ना पहले तो आइडेंटिफाई करना कि प्रॉक्सी वार है क्या। हमने पहले यहाँ सवाल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी प्रॉक्सी वार है क्या। उसके अलावा कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो इंटरनल सेक्रेटरी में, मतलब सिचुएशन पाकिस्तान में ना वो हालात खराब कर रहे हैं। तो हम ना इस चीज पे अभी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हमने वही बताना है कि व्हाट इज प्रॉक्सी वार। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स इंटरनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान में, हॉस्टाइल नेबर्स, ठीक है, टेररिज्म, साइबर अटैक, ठीक है, उनके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फेल्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो पाकिस्तान का मतलब कि ना वो गलत निसाब पढ़ाया जाता है, या मतलब एक्सट्रीम सिस्टम पे, वायलेंस रूल्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन। ये बड़े चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को ना प्रॉक्सी वार में। अब तो पहली बात वही है कि हमें ना सवाल को समझना है, सवाल पहले तो है क्या। अब जैसे यहाँ पर आ गया ना कि पाकिस्तान की, पहले तो हमने प्रॉक्सी वार को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज प्रॉक्सी वार। उसके अलावा पाकिस्तान को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हौसला इसके वाले, नेबरहुड के वाले से, टेररिज्म, साइबर अटैक होते हैं आपके, ठीक है,
उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं? एजुकेशन सिस्टम, वायलेंस, रूल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, और देन करप्शन। ये बड़े मेजर्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा जाते हैं डिस्कस द मेन फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अब देखो पॉलिटिकल, देखो अब यहाँ भी वही बात ना है कि डिस्कस मीन्स ना आपने बताना है। अब जैसे ना मैं आपको यहाँ बता दूंगा, डिस्कस में मीन्स आपने ओवरव्यू देना होता है, उसी सवाल में आपने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देना होता है। डिस्कस के सवाल में ना आपने ओवरव्यू देना होता है, या फिर आपने उन चीज़ों को, जब डिस्कस का सवाल आ जाए ना तो वहां पर आपने हमेशा ओवरव्यू देना होता है इस चीज का लेकर। इसका हमने ओवरव्यू किस तरह से देना है, किस पे हमने काम करना है। और यहाँ भी वही सवाल, डिस्कस द मेन फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द पाकिस्तान। अब देखो हमने इंट्रोडक्शन की बात की, इन ओवरव्यू द करंट साइनरो ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर, हमने वो बात यहाँ पर की। यहाँ पर देखो यही, अब उसमें क्या है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, ठीक है, ब्लेम गेम ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है, और उनके अलावा क्या कहते हैं आपका अपना पुअर लॉस, ठीक है, पावर ऑफ लॉस, ठीक है, पावर बल्कि पावर ऑफ लॉस है यहाँ पर, ठीक है। ये बड़े क्या है, ये हमारी ना मतलब कि वो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, साइलेंट जो है ना फीचर्स हैं जो उनके पॉलिटिकल कल्चर के, वो ये हैं मेन फीचर जिसे हम कहते हैं यहाँ साइलेंट फीचर, आप ये कह सकते हैं। उसके अलावा साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स इन कल्चरल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल इनबैलेंस जो है, ठीक है। जैसे ना हम किसी भी पावर को सही से यूज नहीं करते हैं, ना किसी पावर को मतलब किसी, जैसे ना हम कोई भी हमारी मतलब गवर्नमेंट है या कोई भी जो हमारी पॉलिसी है, उसे सही से हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ना हम उसे सही से बताते हैं, ना ही हम उसकी ना सही से बात करते हैं। जैसे कोई भी आपका इदारा हो, वो इम्बेलेंस होता है हमेशा, बैलेंस पर किसी भी काम करता है नहीं, ठीक है, सेंट्रलेशन ऑफ पावर की वजह से। क्या क्या इंस्टीट्यूशनल इम्बेलेंस एंड सेंट्रलेशन ऑफ पावर की वजह से, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं वीक अपोजिशन एंड मैसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन से, मतलब जो हमारी अपोजिशन है ना, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है ही नहीं। मतलब जब अपना टाइम आता है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ अपनी बात करती है, अपोजिशन सुनती नहीं है। और जैसे अब पीटीआई की गवर्नमेंट, जो नून लीग वाले मतलब कि वो हंगामा चाह रहे थे, अब जब नून लीग वाले पार्टी में पावर में आए तो पीटीआई वाले हंगामा मचा रहे हैं। मतलब वो ना मतलब जो पब्लिक डीलिंग है उनको देखते हैं, सिर्फ अपने फायदे की सोच सोच करते हैं, मतलब वो वीक अपोजिशन है। वो किसी की ना बात मतलब समझते नहीं है, सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं वो वहां पर यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर ना, ये चीज बहुत ही मतलब ना ठीक है लगा। हाँ, नथिंग हाई क्वालिफाइड पॉलिटिक्स, सेल्फ थिंकिंग पॉलिटिशियन, बिल्कुल यही बात है। देन हमारा ना कंक्लूजन आ जाएगा। बतूल आपको कोई कंफ्यूजन या जो आपको चीज समझ में ना आए? लो, यहाँ पर कोई किसी का सवाल है जो आपको समझ में ना आई हो बात? कोई फिर भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं या वो डिस्कस कर सकते हैं। जो आपको समझ में ना आई हो बात यहाँ पर। हाँ, इनमें देखो ना, अब ये है ना मतलब सीएसएस के हानिया, ये जो सीएसएस कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और क्या कहते हैं आप के सीएसएस पीएमएस के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जो ना वो रिपीटेड भी होते हैं, मतलब उस टॉपिक हो ही जाए उसकी ना एंगल वो रिपीटेड होती है। मतलब वो जैसे लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस पूछा था, अब वो चैलेंजेस पूछ सकता है वो, या रिकमेंडेशन पूछ सकता है। इसी तरह ही वो यहाँ पर है। अब जैसे पहले ना वो सीपेक का पूछ रहा था, अब वो सीपेक फेज 2 पूछ रहा है, सीपेक फेज 2 में ऐसा क्या क्या है, इसी तरह वो पूछ रहा है। तो ये चीज ना बहुत जरूरी है। अब इसलिए मैं ना आपको ये चीज मतलब समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको ना मतलब एक आइडिया हो जाए कि सवाल हमने पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करना है, मॉक पेपर में, या जब हम कोई अटेम्प्ट करें सवाल तो हम उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें। ये चीज बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं, इनके अलावा हम यहाँ सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ द एंड एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम लीडर्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। अब वैसे अगर देखा जाए ना, ये सवाल काफी मरतबा आया हुआ है, ये काफी मरतबा ये सवाल आया हुआ है, पीएमएस में भी, सीएस में भी, तो उन्होंने पहले पूछा हुआ था। अब देखो, जब डिस्कस की मैंने बात की ना, तो मैंने आपको वही बात की ना, जैसे अगला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिस्कस में हमने आपने ओवरव्यू देना होता है, आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं वो। नहीं, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, तो आपको ये फाइल समझ में, जहाँ जहाँ समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो फिर। चलिए अब इस सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। अब रिटर्न में टाइम बहुत ज्यादा लग जाए ना, एक एक सवाल को कितना हम रिटर्न करेंगे। चलो इसी सवाल का देखो ना, अब इस सवाल को आपने इस सवाल को पढ़ लिया, डिस्कस द रोल ऑफ एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम लीडर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जो पहली बात हमने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, उसमें रोल ऑफ एफर्ट कौन थी मुस्लिम लीडरों की, यहाँ पर शाह वलील्लाह ने, मतलब शाह वलील्लाह की क्या एफर्ट थी, ठीक है। अब शाह वलील्लाह की आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करनी, इंपॉर्टेंट जो एफर्ट थी वो बात करनी, रोल रोल जो प्ले था शाह वलील्लाह का मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में, उसके अलावा क्या कहते हैं, एफर्ट क्या थी वो, ये देखनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा शाह वलील्लाह का रोल और उसकी एफर्ट क्या है, और सर सैयद अहमद खान की भी रोल और एफर्ट क्या थी, ठीक है। सैयद अहमद शेख सरबंदी की रोल और उसकी एफर्ट क्या थी, और रोल ऑफ एफर्ट ऑफ शेख अहमद सरबंदी, ठीक है। और अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की क्या रोल प्ले था सब कॉन्टिनेंट में। अब देखो ये आपने ना, अब इस तरह का देखो सवाल इसने बड़ा टेक्निकल वैसे पूछा हुआ है। अब मुस्लिम तो काफी सारे थे, लेकिन जो मेजर थे ना, जिन्होंने बड़ी एफर्ट की थी, जिन्होंने रोल प्ले किया, वो पांच यही थे लीडर, जिन्होंने बड़ी अच्छी सी एफर्ट की हुई थी। देन उसके बाद हमने कंक्लूजन हमने लिखना है, यहाँ पर देना हमने क्या क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है सुनना। हाँ, सर सैयद अहमद शेख सईद को भी हम काउंट करेंगे, बिल्कुल ही। अब गए ये तो आज का लेक्चर यहाँ था, अगर किसी की कोई सवाल क्यूरियस है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग फिर एंड होने वाली है, ताकि फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वो, क्योंकि मीटिंग फिर एंड होने वाली है। चलो गाइस, हम इस लेक्चर को एंड कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास को ना वो डिस्कस करेंगे।